वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे एवीएल ट्री के बारे में। एवीएल ट्री को हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री भी कहा जाता है। पहले जान लेते हैं कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए एवीएल ट्री और हाइट बैलेंस ट्री। क्या डिफरेंस है बाइनरी सर्च ट्री में और हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में। तो कंसिडर कर लेते कोई एक एग्जांपल, जैसे कि अगर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है 10, देन 20, देन 30 एंड 40। सो वी कंस्ट्रक्टेड अ बाइनरी सर्च ट्री फॉर द गिवन सीक्वेंस। तो हमारे पास जो इनपुट मिला था वो इसी सीक्वेंस में मिला था, सपोज 10, 20, 30 एंड 40। तो हमने बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया। अगर अभी मुझे एक एलिमेंट सर्च करना है 40, तो आपको कितने कंपैरिजंस करने पड़ेंगे? आपको 10 के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। 40 इज ग्रेटर दैन 10, तो 20 पे लेके जाएगा। 20 से बड़ा है, कंपैरिजन हो गया, आगे चले जाओ। 30 से बड़ा है, आगे चले जाओ। 40 से इक्वल है, रुक जाओ। तो आपको यहाँ पे आपको एलिमेंट मिलेगा। तो टोटल आपको 4 कंपैरिजंस करने पड़े 40 को ढूंढने के लिए। लेकिन अगर आपका एलिमेंट जो सीक्वेंस है ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट है, तो आपकी जो हाइट रहेगी वो इस डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी और आपको सर्चिंग के लिए बहुत टाइम लगेगा। आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन मुझे अगर यही बाइनरी सर्च ट्री अगर मैं किसी इस फॉर्मेट में कंस्ट्रक्ट करूं, अगर मैंने लिख दिया 10, यहाँ पे लिख दिया मैंने 30, फिर मैंने लिख दिया 20 लेफ्ट हैंड साइड में 30 के, और राइट साइड में लिख दिया 40। हमें इनपुट सीक्वेंस कोई भी रहो, लेकिन मैंने डायरेक्टली एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो देखो, अगर मुझे 40 सर्च करना है तो 10 के साथ कंपेरिजन होगा। 10 से बड़ा है, राइट में जाओ। 30 से भी बड़ा है, राइट में जाओ। तो आपको यहाँ पे 3 कंपेरिजन्स में ही आपका 40 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो 4 कंपेरिजन्स लग रहे थे, यहाँ पे 3 कंपेरिजन्स में ही मुझे 40 मिल गया। सिर्फ चेंज क्या किया हमने, एक ट्री की जो हाइट थी, यहाँ पे देखो आप 3 एजेस थे, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने 2 एजेस हो गए, कितने एजेस हो गए 2 एजेस, जो कि हाइट ऑफ द ट्री इज ऑफ ओनली 2 लेवल्स। तो यहाँ पे हाइट कम होने की वजह से हमारे कंपैरिजंस कम हो गए। इसीलिए हमें अगर कोई भी बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके बाद अगर हमें कहीं स्कोप मिल जाता है उसकी हाइट रिड्यूस करने के लिए, तो हम वो हाइट रिड्यूस करेंगे और फिर उस ट्री को कहेंगे बैलेंस ट्री। इसीलिए जो भी हमें टाइप यूज करना है उस टाइप को बोलते हैं एवीएल ट्री, और उसे ही कहा जाता है हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। फिर क्वेश्चन आता है ट्री को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो ट्री को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत है, और वो टर्म हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टर्म हमें लगेगी बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड। बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड। बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड की डेफिनेशन है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, height of left subtree minus height of right subtree, right subtree। अब इसका क्या मतलब है, तो हम एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल में है सपोज ए के लिए 2 चिल्ड्रन से बी एंड सी, बी को और 2 चिल्ड्रन से सपोज डी एंड ई, सी को सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है एफ, इधर जी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एच और आई, एच और आई, और यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं के समझने के लिए। तो बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड, तो हम एक एक नोड को कंसिडर करेंगे और ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ अ ट्री। तो हाइट ऑफ अ ट्री या हाइट ऑफ एनी नोड अगर आपको जानना है, तो आपको उस नोड से लेके आपके पर्टिकुलर लेफ्ट सब ट्री में लास्ट लीफ नोड तक जाने के लिए जितने एजेस लगेंगे उतने ही आपकी उस नोड की हाइट रहेगी। मान लो अगर मुझे ए की हाइट निकालनी है लेफ्ट सब ट्री की, तो ए की जो लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी मिलेगी देखो। तो लेफ्ट साइड में अगर आओगे तो लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन कौन सा है जो सबसे लास्ट में मुझे मिलेगा, वो रहेगा के। क्योंकि अगर हम ए के लेफ्ट में आते हैं तो डी और ई दोनों भी ए के लेफ्ट में है, तो उसमें से भी सबसे लॉन्ग डिस्टेंस पे जो रहेगा वो रहेगा के। तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी हो गई 1, 2 एंड 3। सो लेफ्ट सब ट्री इज 3 माइनस, तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड ए। सो बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू लेफ्ट सब ट्री की हाइट 3 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो राइट साइड में देखो सबसे लॉन्गेस्ट लीफ नोड है 1, 2, 3 एंड 4, जिसकी हाइट कितनी रहेगी 4। सो 3 माइनस 4
that is -1. So the balance factor of node A is -1. तो देखो B के लिए भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो बैलेंस फैक्टर फॉर नोड B इज लेफ्ट मोस्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 1 माइनस राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 2. सो 1 माइनस 2 दैट इज अगेन -1. डी के लिए जितने भी लीफ नोड हैं उनके लिए बैलेंस फैक्टर कितना आएगा 0, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री भी नहीं है और राइट सब ट्री भी नहीं है. नाउ फॉर ई लेफ्ट सब ट्री इज 1, सो बैलेंस फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 माइनस राइट कोई भी नहीं है 0, सो इट बिकम्स 1. सी के लिए लेफ्ट चिल्ड्रन कोई भी नहीं है, तो बैलेंस फैक्टर कितना आएगा 0 माइनस राइट साइड में देखो 1 2 3. आप कोई भी पकड़ सकते हो, ये एक ही लेवल पे है चौराहे. सो 3, सो इट बिकम्स -3. तो एफ के लिए 1 2, सो बैलेंस फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 माइनस और राइट साइड में कोई भी नहीं है 0, सो ये रहेगा 2. जी के लिए 1 माइनस 1, लेफ्ट सब ट्री इज 1 एंड राइट सब ट्री इज 1, सो बैलेंस फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 दैट इज 0. तो हमने अभी सारे नोड्स के लिए बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली. अभी बैलेंस फैक्टर हमने कैलकुलेट किया, लेकिन बैलेंस फैक्टर का यूज क्या है, तो उसके लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखनी है. हमने बैलेंस फैक्टर इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि इफ द बैलेंस फैक्टर of any node is other than -1 0 and 1, then that node is unbalanced. Then that node is called as unbalanced node. मतलब आपने जब भी सारे नोड्स के बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर लिए, फिर आपको चेक करना है किसी भी नोड का जो बैलेंस फैक्टर रहेगा -1 0 और 1 के अलावा अगर आता है, इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आती है लाइक 2 3 4, तो हम उस नोड को बोलेंगे अनबैलेंस्ड नोड. तो इस जो कैलकुलेशन हमने किया है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो अनबैलेंस्ड नोड मिला है उसका बैलेंस फैक्टर था -3, मतलब सी आपका अनबैलेंस्ड है. यहाँ पे एफ का बैलेंस फैक्टर कितना मिला था 2, मतलब आपका एफ नोड अनबैलेंस्ड है. बाकी नोड्स की जो बैलेंस फैक्टर है वो इसी रेंज में, लाइक -1 है 0 0 0 0 0. तो -3 और 2 जो इस कैटेगरी में नहीं बैठता है तो वो हमारे लिए अनबैलेंस्ड नोड हो गए. तो ये बोलता है कि हमारा ट्री बैलेंस नहीं है, तो अभी इस ट्री को हमें बैलेंस बनाना है और उसकी हाइट मेंटेन करनी. ये अनबैलेंस क्यों है, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी हाइट कुछ ज़्यादा हो गई है इस या इस डायरेक्शन में, तो हमें कुछ ऑपरेशंस करके उसकी हाइट को बैलेंस करना होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइट बैलेंस ट्री. तो उस हाइट को कैसे बैलेंस करते हैं उसके लिए हमें कुछ और टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि हाउ टू कैलकुलेट बैलेंस फैक्टर एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ योर बैलेंस फैक्टर. तो हमारा जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जिसे हमें याद रखना है तो वो है रोटेशंस वाली. तो एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो अगर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट है 10, फिर आता है 20 और फिर आता है 30. अगर हम इस ट्री को हर एक नोड के बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करें तो देखो 30 का बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, नो लेफ्ट नो राइट, सो 0. 20 का कितना आएगा, लेफ्ट साइड में 0 माइनस राइट साइड में एक ही एज है तो 0 माइनस 1 कितना आएगा, -1. और यहाँ पे 10 का कितना मिलेगा, 0 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 1 एंड 2 एजेस, सो 0 माइनस 2 कितना आएगा, -2. और अभी हमने पढ़ा था कि अगर 0 -1 और 1 के अलावा अगर आता है तो वो नोड अनबैलेंस होता है. तो यहाँ पे -2 किसकी आ गई, 10 नोड की. तो यहाँ पे 10 हमारा अनबैलेंस्ड नोड हो गया. अब इसी ट्री को अगर मुझे बैलेंस करना है तो इसे कुछ रोटेशंस करने पड़ेंगे. और ये बैलेंस अनबैलेंस क्यों है, क्योंकि ये राइट वाली जो एज है उसकी हाइट बढ़ा रही है. तो इसीलिए इस रोटेशन को बोला जाता है राइट रोटेशन. तो राइट रोटेशन के अंदर हमें क्या करना होता है कि जो भी अनबैलेंस्ड नोड है उसे लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर दो, मतलब उसे नीचे लेके आओ. तो अगर हम 10 को नीचे लाते हैं तो आपका रूट नोड कौन बनेगा, 20, और 20 के लेफ्ट हैंड साइड में आपका चला जाएगा 10 और राइट साइड में रहेगा 30.
तो देखो ये हाइड बैलेंस ट्री है, मतलब हाइड बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, मतलब किसी भी नोड के लेफ्ट में छोटे एलिमेंट्स रहेंगे और राइट साइड में बड़े एलिमेंट, तो वो प्रॉपर्टी भी मेंटेन होनी चाहिए। तो अगर हम रोटेशन के बाद अगर इसकी हाइट बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो देखो 10 का बैलेंस फैक्टर कितना मिलेगा, 0 0। 20 के लिए लेफ्ट 1 राइट 1, सो 1 माइनस 1 0। अगेन 30 के लिए नो लेफ्ट नो राइट, सो इट इज 0। नाउ दिस इज योर बैलेंस ट्री। जो पहले अनबैलेंस था अभी वो बैलेंस बन गया एक रोटेशन के बाद। ये हो गई हमारी केस 1। फिर आती है केस 2। केस 2 के लिए हम एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि सपोज हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 30, फिर 20 आया तो 30 से छोटा है 20 तो लेफ्ट में चला जाएगा, फिर आया 10, सो 30 से छोटा 20 से भी छोटा तो लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये बन गई हमारा ट्री। अगर हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो 10 का बैलेंस फैक्टर मिलेगा 0, 20 का मिलेगा 1 माइनस राइट साइड में 0, सो इट इज़ 1। 30 के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो लेफ्ट साइड में 2 माइनस राइट साइड में 0, सो इट बिकम्स 2 माइनस 0 दैट इज 2। तो हमारे लिए 30 अनबैलेंस्ड हो गया, तो हमारा अनबैलेंस्ड नोड है 30। तो इस रोटेशन को बोला जाता है लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, क्योंकि लेफ्ट एजेस हमारे लिए अनबैलेंस्ड बना रही है ट्री के लिए। तो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन का मतलब है जो भी अनबैलेंस्ड नोड है उसे राइट साइड में रोटेट करो। तो अगर 30 रोटेट हुआ राइट साइड में तो 20 रूट बन जाएगा, 10 अपनी जगह पे रहेगा और 30 रोटेट होके नीचे आ जाएगा 20 के राइट साइड में। अगर हम इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते तो ये रहेगा 0, ये रहेगा 0 और इसके लिए 1 माइनस 1 ये भी रहेगा 0। तो ये हमारा बैलेंस ट्री हो गया। ये हुआ हमारी सेकेंड केस फॉर द रोटेशन। लेट अस टेक थर्ड केस। अगर हमारा पहला नोड है सपोज 10, फिर आपके पास वैल्यू आती है 20, तो सॉरी आपके पास वैल्यू आती है सपोज 30, तो आप लोग 10 से बड़ी है तो राइट साइड में डाल दोगे। फिर आपके पास वैल्यू आती है 20, सो 10 से बड़ी है और 30 से छोटी है तो यहाँ पे जाएगी 20। आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया। अभी अगर इसका बैलेंस फैक्टर निकालोगे तो 20 का बैलेंस फैक्टर मिलेगा 0, क्योंकि 0 0। 30 का बैलेंस फैक्टर मिलेगा 1 माइनस 0, इट इज़ 1। 10 का बैलेंस फैक्टर मिलेगा लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में 2 एजेस टिल द लीफ नोड, सो 0 माइनस 2, इट इज माइनस 2। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ बैलेंस फैक्टर 10 हमारा अनबैलेंस्ड हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा अनबैलेंस क्यों है, क्योंकि -2 आया। हमारे लिए बैलेंस कौन सा नोड है, 0 1 और -1। तो यहाँ पे 10 हमारा अनबैलेंस्ड है। तो इस रोटेशन को बोला जाता है राइट लेफ्ट रोटेशन। सो इट्स अ राइट लेफ्ट रोटेशन। तो राइट लेफ्ट रोटेशन में ना 2 स्टेप में हमें काम करना होता है। तो पहले जो नीचे वाला नोड है 20, इसे राइट में रोटेट करो, तो ये 10 और 30 के बीच में चला जाएगा। तो उस रोटेशन को करने के बाद हमें जो ट्री मिलेगा वो मिलेगा 10 आपका पेरेंट नोड एज इट इज, 20 उन दोनों के बीच में चला गया और 30 राइट साइड में। देखो ये स्टेप पे भी ये बाइनरी सर्च ट्री है, राइट साइड में सब बड़े एलिमेंट्स हैं। फिर अगर इस केस को आप को रिलेट करोगे तो ये वाली हमारी केस है आर आर रोटेशन वाली, जो कि राइट राइट है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, टॉप वाले नोड को रोटेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आप बैलेंस फैक्टर को निकालोगे तो वही मिलेगा हमें 0 -2 दैट इज -2। तो ये हमारे लिए अनबैलेंस बन जाएगा, तो इसे रोटेट करना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसे रोटेट करने के बाद हमें जो फाइनल ट्री मिलेगा वो रहेगा 10, उसका पेरेंट रहेगा 20 एंड 30। अगर आप बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा सबके लिए 0। तो यहाँ पे हमने 2 रोटेशंस किए अगर राइट लेफ्ट आता है तो। फिर हमारी फोर्थ केस आती है, उस केस के अंदर हम चेक करेंगे कि सपोज हमारी पहली वैल्यू मिलती है 30, फिर हमें मिलता है 10, तो हम लेफ्ट में डाल देंगे। फिर हमें मिलता है 20, सो 30 से बड़ा है और 10 से 30 से छोटा है तो लेफ्ट में आएगा और 10 से बड़ा है तो राइट में चला जाएगा 20। तो ये हो गई हमारी फोर्थ केस। फिर हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो 20 के लिए 0 मिल जाएगा, 10 के लिए मिल जाएगा 0 -1, क्योंकि एक ही एज है तो इट बिकम्स 1। 30 के लिए देखो लेफ्ट में 1 और 2 एजेस है लीफ नोड तक जाने के लिए और राइट साइड में कुछ भी नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर मिल जाएगा 2। तो ये हुआ हमारे लिए अनबैलेंस्ड। तो इस रोटेशंस को हमें कहा जाता है इट इज़ लेफ्ट
राइट रोटेशन, सो इट इज लेफ्ट राइट रोटेशन। अब इस रोटेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले 20 को लेफ्ट साइड में रोटेट करना है, 20 को लेफ्ट साइड में रोटेट करना है। तो आपके रोटेशन के लिए ये रहेगा 30, फिर 20 इन दोनों के बीच में चला गया, फिर आपका 10 एज इट इज। अगर इस केस को आप कोरिलेट करोगे तो ये रहेगी हमारी लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। तो इस लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन के लिए हमें क्या करना होता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को राइट साइड में रोटेट करना है, तो हम इसे राइट साइड में रोटेट कर देंगे। तो हमें जो नया ट्री मिलेगा उसके अंदर 10 एज इट इज, पेरेंट बनेगा 20 और 30 आपका चला जाएगा राइट साइड में। अभी अगर आप इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 0 0 और इसके लिए भी 1 - 1 0। तो आपने देखा कि जो भी अनबैलेंस्ड ट्रीज हमने बनाई थी 3 एलिमेंट्स के सीक्वेंस के लिए, तो हमने हर एक ट्री को बैलेंस बनाया कुछ रोटेशंस करके। तो अगर आपको कुछ बड़े एलिमेंट्स दिए जाते हैं सीक्वेंस में, आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करना है और उसकी हाइट भी बैलेंस करनी है, तो आपको इन चारों केसेस के साथ डील करना होगा और अकॉर्डिंगली आपको रोटेशंस करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर राइट राइट आता है तो ऊपर वाले एलिमेंट को लेफ्ट में झुका दो, लेफ्ट लेफ्ट आता है तो ऊपर वाले एलिमेंट को राइट में झुका दो। अगर जिगजैग आता है राइट लेफ्ट तो 2 रोटेशंस में करना है, पहला राइट फिर लेफ्ट, पहला राइट रोटेशन फिर लेफ्ट रोटेशन। अगर लेफ्ट राइट रोटेशन आता है तो पहले नीचे वाले एलिमेंट को लेफ्ट में रोटेट करो और फिर टॉप वाले एलिमेंट को राइट में रोटेट करो। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।